पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और उम्मीद करते हैं आपके लिए दिवाली हो खुशियों वाली दिवाली, और इसलिए आज हम लेकर आए हैं निवेश का शुभ लाभ। तो दिवाली से दिवाली तक निवेश के कहां है मौके, पोर्टफोलियो में कौन से फंड करें शामिल, कौन से सेक्टर को चुने, इक्विटी, डेट, गोल्ड या रियल एस्टेट, किस एसेट क्लास में निवेश से होगा वेल्थ में इजाफा, इसी पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। विजय मंत्री को फाउंडर JRL मनी और फिरोज अजीज डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, विजय जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में, और आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब भी एक्सपर्ट्स हमारे तमाम दर्शकों को, निवेशकों की तरफ ज्ञान की रोशनी फैलाते रहें, मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आखिरकार कहां बन रहे हैं निवेश के मौके। दीपावली हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है और इसलिए लोगों में उत्सुकता रहती है कि कहां पर निवेश किया जाए जिससे दीपावली में उनके पोर्टफोलियो में भी धन वर्षा हो। विजय सर, मैं आपसे अगर समझना चाहूँ, ये साल अगर हम साल की शुरुआत तक अब तक अगर बात करें तो इक्विटी के लिए काफ़ी शानदार रहा है। निफ्टी ने ऐतिहासिक कीर्तिमान भी हासिल किए। अब लोग जानना चाहते हैं कि इसके आगे कहां पर मौके बन सकते हैं, खासतौर पर अगर हम इक्विटी एसेट क्लास की बात करें तो इक्विटी में आपको कहां पर धन वर्षा नजर आ रही है? इक्विटी के अंदर निफ्टी के लेवल पे तो कुछ खास पैसा बना नहीं इस साल में। अगले पिछले 5 या 10 साल के रिटर्न भी देखें तो निफ्टी का रिटर्न करीब सब 13% है, जो कि जीडीपी ग्रोथ के आसपास ही। तो निफ्टी के अंदर कोई बड़ा फ्रॉथ या बड़ा चैलेंज नहीं दिखता हम लोगों को, और निफ्टी का आने वाले ग्रोथ आएगा मेरे हिसाब से जो अर्निंग ग्रोथ है उसके हिसाब से रहने वाला है। तो अगर इंडिया का जीडीपी 6-6.5% बढ़े, इन्फ्लेशन 6% के आसपास रहे, तो 12.5-13% आपको निफ्टी के अंदर ग्रोथ कंपाउंडिंग दिखेगी अगले 3 से 5 सालों के अंदर। ये मेरी सोच है। दूसरा, अगर आप इक्विटी में देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड एज ए कैटेगरी अभी इन्वेस्टर को देखना चाहिए। आपको मल्टी एसेट फंड देखना चाहिए, उसमें गोल्ड भी है, डेट भी है, इक्विटी भी है, रीट्स भी है, सिल्वर भी है। तो ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने चाहिए। और जहां थोड़ा चैलेंज दिखता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं आगे आने वाले इसी एपिसोड के अंदर। वो थोड़ा स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा सा चैलेंज दिखता है। इक्विटी में मेरे हिसाब से लार्ज कैप में हमको कुछ बड़ा चैलेंज नहीं दिखता है, तो ज़्यादा पैसा मेरे हिसाब से इक्विटी में, लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जैसी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टर को डाल के रखना चाहिए। लेकिन अभी अगर आपके पास पूरा पैसा है तो पूरा पैसा एक साथ मत डालिए, STP के द्वारा पैसा डालिए अगले 12 से 24 महीने के आसपास। ये मेरा इन्वेस्टर को सुझाव है। तो विजय जी ने बताया कि कहां पर इक्विटी में पैसे बनने की पूरी संभावना है। जैसा सर बता रहे हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, यहाँ पर आप निवेश के मौके जरूर तलाश सकते हैं और लार्ज कैप को लंबी अवधि के लिए स्वाभाविक तौर पर निवेश के लिए रखा जा सकता है। फिरोज, ऐसे में अगर हम लगभग पिछले 1 साल में अलग अलग एसेट क्लास से निवेश की बात करें तो कितना रिटर्न अलग अलग एसेट क्लास ने जनरेट करके दिया है? क्योंकि इक्विटी की तरफ ज्यादा रुझान हमेशा रहा है निवेशकों का, तो क्या रिपोर्ट कार्ड कैसा है? आई थिंक इक्विटी की एसेट की रिटर्न्स ठीक रही हैं, अच्छी रही हैं इनफैक्ट, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ब्रॉडर मार्केट रैली होती है तो अल्फास जो एक्स्ट्रा रिटर्न होती है निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसे हमारी स्कीमों के मॉडल पोर्टफोलियो की ऑलमोस्ट 11.23% की अल्फा है सिर्फ इस अप्रैल से। तो जब ब्रॉडर मार्केट रैलीज होती हैं तो एक अल्फा एक्स्ट्रा रिटर्न बनने की उम्मीद होती है। तो एक्विटीज़ ने अच्छा प्रदर्शन दिया एट अ बेस लेवल। अगर हम लास्ट अक्टूबर नवंबर की निफ्टी की बात करें तो वहाँ से निफ्टी ने
9-10% की रिटर्न दी है, बट उसके ऊपर जो स्मॉल कैप की जो आउट परफॉर्मेंस रही है, मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस रही है ब्रॉडर मार्केट की वजह से, तो 16-17% ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट 1 ईयर बन चुका है दिवाली से दिवाली। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स पे निर्भर करता है, ऑफ कोर्स। पॉइंट 1, गोल्ड ने ठीक ठाक रिटर्न दिया, इतनी अच्छी रिटर्न नहीं दी है, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, क्योंकि उसमें जो मार्क टू मार्केट गेन्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स भी आई हैं, क्योंकि यील्ड्स थोड़ी कम हुई हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की आज की डेट में लिक्विडिटी एक्सचेंज पे भी काफी बढ़ गई है, तो उधर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। डेट ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। डेट ने इसीलिए डिसअपॉइंट किया है क्योंकि यील्ड्स ऊपर गई हैं, बट ग्लोबल के मुकाबले इंडिया की जो ब्याज दरें वो इतनी नहीं बढ़ी हैं। आरबीआई ने जरूर ब्याज दरें बढ़ाई हैं बैंकों की लेन देन के लिए, बट अगर आप 10 ईयर की जो ब्याज दर है इंडियन गवर्नमेंट पेपर की, उसकी तो 6.9 थी, आज 7.3 है दिवाली टू दिवाली। तो बॉन्ड फंड्स में 4 से 5% की रिटर्न आई है, बट सबसे बड़ी बैड खबर ऑफकोर्स डेट फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये आई है कि उनकी जो टैक्सेस हैं उसमें इंडेक्सेशन भी नहीं होगा और लॉन्ग टर्म कैटेगरी में कैटेगराइजेशन भी नहीं होगा, तो ये डेट ने बड़ा मायूस किया है। रियल एस्टेट तो हमारा ये मानना है कि मेट्रो रियल एस्टेट, मेट्रो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अंडर परफॉर्म करता है। हमने 1000 प्रॉपर्टीज एनालाइज कर ली, लास्ट 5 महीने में 487 प्रॉपर्टीज एनालाइज की, 8.5% की IRR आई है 11 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद 200 इंडिविजुअल्स की। तो आई पर्सनली थिंक रियल एस्टेट हैज बीन डिसअपॉइंटिंग ऑन द रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ऑफ मेट्रोज इज कंसर्न। बिल्कुल। यहाँ पर विजय जी एक बात पर गौर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि SIP के आंकड़े बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। लोग म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश पर बहुत ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं, इसलिए अब तक हमने ऐतिहासिक 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन आंकड़ों को जाते हुए देखा है। अभी जब हम निवेश की शुभ शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो अभी बाजार में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश का एक सही मौका बन रहा है? अभी नहीं, हमेशा के लिए। SIP तो जैसे एक हेल्थ के लिए योग हो गया ना, वैसा है। आप कभी भी करें आपको फ़ायदा ही देने वाला है। और हमने आपके टीवी शो के थ्रू बताया था, एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वंडरफुल आइडिया है। उसमें क्या होता है कि 5 साल के पीरियड में जो नॉर्मल एवरेज आती है NAV की, SIP के अंदर वो एवरेज 6 से 10% नीचे आता है। 10 साल के पीरियड में जो एवरेज मार्केट प्राइस होता है, उससे SIP इन्वेस्टर को 15 से 17% डिस्काउंट पे माल मिलता है। 15 साल के पीरियड में हमने देखा कि 20-25% तक डिस्काउंट मिलता है। 20 साल के पीरियड में ये डिस्काउंट 50% तक गया। 25 साल के पीरियड में डिस्काउंट 75 to 80% पे गया है, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर फिक्स अमाउंट से इन्वेस्ट करते हो या फिक्स क्वांटिटी से इन्वेस्ट करते हो, तो फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने वाले को हमेशा लोअर प्राइस मिलती है। तो SIP कंटिन्यू रखें। SIP मैजिकल प्रोडक्ट है। SIP का प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि सिंपल प्रोडक्ट है, और सिंपल प्रोडक्ट एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कुछ ना कुछ मन में खलल होता रहता है कि इतना सिंपल प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, मुझे तो कोई डिफ़िकल्टी चाहिए। तो देखिए, ओलंपिक्स के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल्स पे मेडल मिलते हैं। आप मतलब सिंक्रोनाइज स्विमिंग करो या जिम्नास्टिक करो, तो वहाँ डिफ़िकल्ट लेवल के मेडल है। इन्वेस्टिंग के अंदर डिफ़िकल्ट लेवल का कॉस्ट है, कोई मेडल नहीं है। तो SIP करें, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। अगले 20 साल में अगर आपने 10,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की SIP अगले 20 साल तक करी और सपोज 12% ही रिटर्न आया, तो 21वें साल से आप 10,000 रुपये की SIP की, उसमें 21वें साल से आप 90,000 से 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं अगले 40 सालों तक। तो आपके रिटायरमेंट सेविंग का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 20% SIP करें 20 साल तक, आपको रिटायरमेंट के लिए दूसरा प्रोडक्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही बोला। और SIP के जो फायदे हैं वो हम अलग अलग शोज के जरिए आप जैसे एक्सपर्ट्स द्वारा तो निवेशकों को बताते ही रहते हैं। पिछले कुछ समय में फिरोज हमने देखा एक अलग ही एक क्रेज नजर आया, एक रैली दिखी, स्मॉल कैप मिड कैप, हर कोई बस स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहा है। हमने आंकड़ों में देखा वहां पर भी स्मॉल कैप में निवेश जबरदस्त आ रहा है, मिड कैप में लोग पैसा लगा रहे हैं, लार्ज कैप कहीं पीछे छूटता हुआ जा रहा है। तो अगर हम अब आने वाले कुछ समय की बात करें तो किस कैटेगरी पर आपकी लिहाज से नजर रखी जानी चाहिए? मेरे हिसाब से स्मॉल कैप जो हमने कॉल आउट किया था जनवरी में,
और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अप्रैल में 5% से हम सीधे 30% लेके गए थे स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी से ये कॉल ठीक गया है, बट आई पर्सनली थिंक जो अब स्मॉल कैप जो इन्वेस्टमेंट है वो एक म्यूचुअल फंड निवेशक के आधार से, वो तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स वो एक जो बेंचमार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। उसकी जो लेवल है वो भी लोग ट्रैक नहीं करते और इन स्मॉल कैप अच्छा है बुरा है वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। 12,000 की उसकी लेवल है, उसकी जो अर्निंग्स की एस्टिमेट है, उसकी जो कमाई उन कंपनियों की 250 कंपनियों की जो कमाई का अंदेशा है इस फाइनेंशियल ईयर में वो है 636 रुपए का। तो इसकी जो पी आती है 19 आती है। तो स्मॉल कैप के जो 250 कंपनियां हैं उसमें बहुत वेरीड वैल्यूएशंस हैं। थोड़ी कंपनीज जो ऐसी भी हैं टॉप 10 कंपनीज में, वो इंडेक्स के टॉप 10 में सुजलॉन, केपीआईटी, आईडीएफसी लिमिटेड, ये सब टॉप 3-4 मैं बता रहा हूं। उसमें एक कंपनी तो है जिसकी 100 से ज्यादा की पी है, बट एट एन इंडेक्स लेवल फिर भी आज उसकी जो पी है 19 है, उसकी जो मीडियन पी रही है इससे ज्यादा महंगी रही है। तो हमारा ये मानना है कि स्मॉल कैप में हमेशा एक इंडेक्स लेवल पे नहीं देख सकते हम। अगर बारीकी से जाएं तो इतनी अपॉर्चुनिटी आज भी है क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है। पहली ये जो लास्ट दिवाली से ये दिवाली अगर आप एफआईआई का एक्सपोजर देखें स्मॉल कैप में अर्थ शैटरिंगली डिफरेंट है। जो 10 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में एफआईआई की एक्सपोजर्स बढ़ी हैं। तो मेरे हिसाब से जो जैसे 5,000 करोड़ का आंकड़ा आया कल एम्फी के द्वारा कि स्मॉल कैप फंड्स में इतनी इनफ्लो आई, उसके पहले 3,500 था, उसके पहले 4,200 था। क्योंकि परफॉर्मेंस आती है तो लोग रेयर व्यू मिरर देख के ज्यादा खरीदते हैं। तो स्मॉल कैप की रैली अगले 3-4 महीने मेरे हिसाब से रिलेटिव परफॉर्मेंस निफ्टी पे बरकरार रहने की उम्मीद है, एटलीस्ट एज वी स्टैंड टुडे। जैसे ही जनरल इलेक्शन का माहौल बनेगा तो एक रिस्क एवर्जन होगी, तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू लार्ज कैप इज एक्सपेक्टेड। सो आई वुड नॉट एग्जिट स्मॉल कैप सो अर्ली, मे बी February, March नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली एक लार्ज कैप में जाने का एक केस बनेगा क्योंकि रिस्क एवर्जन विल बी द नेम ऑफ द गेम। बिल्कुल। और क्योंकि जब एसेट एलोकेशन की बात आ रही है तो डेट को हम पीछे छोड़ नहीं सकते हैं। विजय सर, ब्याज दरें हम ऑलमोस्ट पीक आउट होता हुआ देख रहे हैं। वैसे शुरुआत में तो ये लोग काफी अनुमान लगा रहे थे कि शायद दिवाली पर कुछ ना कुछ एक आध रेट कट हो जाए, लेकिन ऐसे कुछ आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तमाम ट्रिगर्स को और तमाम स्थिति को देखते हुए। पर अभी डेट में निवेश के मौके आपके नजर में कहां बन रहे हैं? तो पहले तो जो डेट के अंदर है 10 ईयर जीसेक का तो ऑलरेडी पीक आउट अगस्त 2022 में ही हो गया था। तब 10 ईयर जीसेक 760 के आसपास पहुंच गया था और अभी आज का डेटा 720 के आसपास है। और जो मार्केट की रेट है वो सेंट्रल बैंक से पहले ही बढ़ती या घटती है, लेकिन 10 ईयर जीसेक में कुछ बड़ा खेला नहीं है। बड़ा है AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड, AA कॉर्पोरेट बॉन्ड। आज 1 साल का AAA बॉन्ड 8% के ऊपर है। 3 महीने के टी बिल, आज 3 महीने का बैंक डिपॉजिट 4, 4.5, 5% है। 3 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट का RBI का टी बिल 670, 690 के आसपास चल रहा है। तो डेट में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो डेट में रिटर्न आ रहे थे 3, 3.5, 4% 2 साल पहले, आज लिक्विड फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न 7% के आसपास आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से डेट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप डेट को कैसे प्ले करें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेट को एफडी के थ्रू या कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू प्ले किया तो आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे टीडीएस या टैक्स देना पड़ेगा। वही अगर आप उसको प्ले करें डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू तो आपका टैक्स डिफरमेंट हो सकता है, लेकिन खाली डिफरमेंट ही हो सकता है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छा प्ले करना है तो इक्विटी आर्बिट्राज फंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या इक्विटी सेविंग फंड्स बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जहां आपको पोटेंशियली 6% टैक्स फ्री पैसा मिल सकता है। और अगर कंपाउंडिंग जाएं तो 6.5% के आसपास आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल पैसा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब चाहिए तब आप पैसा निकाल सकते हो, बंदिश नहीं है। होल्डिंग पीरियड बहुत अच्छा है। आपने 1 साल की एफडी की, 1 साल बाद क्या करोगे? वापस वेट करते हो एफडी करने का। यहाँ आपने 1 करोड़ रुपया डाला, 10 लाख रुपया डाला, 1 साल बाद 1 लाख रुपया चाहिए, निकाल लो, वापस पैसा डाल दो। तो आपको जो कैश फ्लो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी एक म्यूचुअल फंड देता है वो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं देता। और लकीली अभी डेट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको इनकैश करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंडिया में 90%, 80% पीक इज़ बिहाइंड अस। यहाँ से मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा कुछ अनटिल अनलेस सम ग्लोबल क्राइसिस हैपन, मुझे लगता नहीं कि यहाँ से इंडिया में इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से डेट की तरफ इन्वेस्टर को जरूर देखना चाहिए।
खुशियों वाली दिवाली आप देख रहे हैं। निवेश का शुभ लाभ हमारे साथ है जेआरएल मनी से विजय मंत्री और आनंद राठी वेल्थ से फिरोज अजीज। फिरोज, आने वाला समय भी बाजार के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए अभी जो ये बचा हुआ साल है और फिर आने वाले कुछ महीने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कौन से बड़े ऐसे फैक्टर है जो कि बाजार पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्वाति जी। आई थिंक देखिए, अगर आप देखें जीडीपी की जो प्रोजेक्शंस हैं मेरे हिसाब से मीट होती दिख रही हैं। 7.2% आ चुका है लास्ट क्वार्टर का जीडीपी नंबर, उसमें सर्विस सेक्टर्स 10.6% पे ग्रो हो चुकी है। तो जो एस्टिमेट्स हैं 6.2 और 6.4 के, वो भी होते हुए दिख रहे हैं सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर्स के। अगर जीडीपी की जो ग्रोथ है वो अगर हमें वैलिडेट करनी है तो जीएसटी एक बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है। जीएसटी की जो 18% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, वो हो नहीं पाती अगर ये जीडीपी का आंकड़ा सही नहीं होता। तो दैट्स पॉइंट 2। इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होकर 5.02 हो गया। जैसे विजय जी ने भी कहा कि ब्याज दरें पीक आउट हो चुकी हैं। अगर मेरी महंगाई 5.02 है, कल हमने पॉवेल साहब को कहते हुए सुना एक पैनल में कि ब्याज दरें कम, उनकी महंगाई कम नहीं हो रही, तो शायद ब्याज दरें मैं वापस बढ़ाने की कोशिश भी कर सकता हूं। बट इंडिया में वो स्थिति नहीं है। 5.2 पे आ गया। नेक्स्ट 2 क्वार्टर का टारगेट है 5.2 5.4, तो हम टारगेट से नीचे ऑलरेडी आ चुके। ये यूएस की ये स्थिति है नहीं। वो तो कितने ब्याज दरें बढ़ाने के बाद भी आज भी महंगाई वापस नहीं आ रही, ना तो जीडीपी स्लो हो रही है उनकी, ना तो इकोनॉमी स्लो हो रही है। सो दैट्स द थर्ड पॉइंट। तो अब इसमें क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं? मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो काफी सबसाइड हो रही है। इजराइल और जो पैलेस्तीन की वॉर है वो भी हमारे हिसाब से कैटेगरी 1 रिस्क है। कैटेगरी 1 रिस्क हम वैसे क्लासिफाई करते हैं जिसमें हमारा अंदेशा होता है कि 6 to 10% की करेक्शन ही दिखा सकते हैं। कैटेगरी 1 करंटली इट्स अ कैटेगरी 1 रिस्क। 2 इज स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज उससे एक प्रोबेबिलिटी असेसमेंट जनरल इलेक्शन की आएगी। वो एक बहुत क्लोजली मॉनिटर करने वाला 5 स्टेट इलेक्शंस आर अ ग्रेट बैरोमीटर अगेन कि जनरल इलेक्शन में क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी। बट आई थिंक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है काफी सेगमेंट्स में, एंड लिक्विडिटी ड्राई अप नहीं हो रही। एमएससीआई डोमेस्टिक स्मॉल कैप और एमएससीआई अपनी नवंबर 14 को वापस नई वेट्स दिखा रहा है, तो उसमें काफी सारे स्टॉक्स लार्ज कैप स्मॉल कैप चलने की उम्मीद है, क्योंकि एफआईआईज हैव अ लॉट ऑफ मनी टू पंप इन। तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा जनरल इलेक्शंस। हमने 5 जनरल इलेक्शंस एनालाइज किए 1999 से। जनरल इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि एडवर्सिटी। 5 सालों में पॉजिटिव रिटर्न बनी है, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 30%। सो सी जनरल इलेक्शन, ये दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाली टू दिवाली, क्योंकि 5 साल में एक बार ऐसा होता है कि दिवाली के बीच में एक जनरल इलेक्शन होता है। बिल्कुल। और एक व्यू विजय सर आपसे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो घरेलू अगर ट्रिगर्स की बात करें तो इलेक्शन से एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि चुनाव और बाजार चुनाव का इंतजार करता है कि आखिरकार क्या रिजल्ट आ सकता है। तो आपकी नजर में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? मैं तो इन डेटा को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आप टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या कल एचडीएफसी का फ्यूचर, एचयूएल का फ्यूचर, आईडीएफसी का फ्यूचर खराब हो जाएगा दूसरी सरकार आने के बाद? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये गवर्नमेंट आना चाहिए और वो गवर्नमेंट नहीं आए, तो सपोज हो सकता है मार्केट उस दिन 10-15%, 20% तक गिर जाए। वो देखा हमने 2004 के अंदर कि ये सबको एक्सपेक्टेशन थी कि वाजपेयी जी वापस रिपीट होंगे। वाजपेयी जी रिपीट नहीं हुए, एक्सपेक्टेड एनडीए बना, मार्केट 20% गिरा जनवरी टू जून के पीरियड के अंदर, मई के पीरियड के अंदर। तो वो सिचुएशन आई, तो आपको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इंडिया में पिछले 30 सालों में हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट कितने गुना बढ़ा है, आप सब लोगों ने देखा है। और उसके अंदर पिछले 10 सालों में एक स्टेबल गवर्नमेंट, उसके पहले स्टेबल गवर्नमेंट थी 10 साल तक, लेकिन उसके पहले हमने बहुत ही कोएलिशन गवर्नमेंट वो सब देखी। स्टेट इलेक्शन में हमको क्या देखना है, रिजल्ट के बाद ये भी देखना है कि वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्या बीजेपी को किस तरह के वोट्स मिल रहे हैं, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन जो आज इंडिया की ट्रेजेक्ट्री है, वो इलेक्शन डेफिनेटली एक न्यूज़ हेडलाइन हो सकता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूं कि 1990 में मैंने सीए किया था, तब बीएसई सेंसेक्स 700 के आसपास था। उसके बाद हमने मल्टीपल इलेक्शन देख लिए, मार्केट 90 गुना बढ़ा है। अगर हम एसआईपी करते रहे, रेगुलर पैसा डालते रहते, तो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो मेरा इन्वेस्टर को यही सुझाव है कि न्यूज़ फ्लो देखें, लेकिन उसके बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लें,
ये देखें कि इंडिया में ग्रोथ हो रही है क्या नहीं हो रही है। आपके चारों तरफ देखें ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही आसान और बहुत ही लिक्विड तरीका है इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू, उसमें फुली पार्टिसिपेट करें। अब वहाँ कितना स्मॉल कैप में डालना है, कितना मिड कैप में डालना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके वो डिसीजन आप ले, तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। फिरोज, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कौन से सेक्टर में आपको मौके नजर आ रहे हैं, किस सेक्टर पर पॉजिटिव हैं आप? देखिए, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को एक सेक्टर की रिकमेंडेशन देना और उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेक्टर्स काफ़ी बार अगर आप सही भी जाते हैं तो 6 महीने में चल जाते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 3-4-6 महीने पहले जब TCS का रिजल्ट आया था तो मैंने कहा था कि IT एज अ सेक्टर इज गुड, बट उसने 5-6% की तो एक महीने में आउट परफॉर्मेंस दे दी IT ने निफ्टी को। सो पॉइंट इज, इफ आई हैव टू गिव यू वन सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चरली जो चेंज हो रहा है, जो है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। CDMOs आ गई हैं, एक इनोवेशन हो रही है फार्मा इंडस्ट्री में। जो जेनरिक थे, कंपनीज वर लुकिंग एट जेनरिक ड्रग्स, वो अब थोड़ी ज़्यादा इनोवेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अगर किसी को खरीदना ही है सेक्टर फंड, जो कि नहीं खरीदना चाहिए, आइडियली आप डिवर्सिफाइड फंड से ही आप अपना काम चला सकते हैं, बट अगर किसी ने ठान लिए कि भाई पूरे डिवर्सिफाइड खत्म हो चुके हैं, खरीदना है, तो जो आप 3-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, दैट विल बी अ फार्मा एज अ सेक्टर, क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। एंड आई थिंक उसकी वजह से 3-4-6% की अल्फास पर एनम निफ्टी के मुकाबले आ सकती हैं निफ्टी फार्मा में। गोल्ड की तो हमें चर्चा करना बेहद जरूरी है, तो विजय जी, गोल्ड को कितना महत्व दें? देखिए, अगर आप 10 साल के रिटर्न देखें गोल्ड के, तो 6.5% के आसपास 10 साल के कंपाउंड हुआ गोल्ड। हिस्टोरिकल इंडिया में नंबर है 95 ईयर्स के, तो वहाँ करीब 8.5-9%, 8.5% के आसपास रिटर्न आया। पिछला 10 साल का हम गोल्ड का रिटर्न देखें तो पिछले 10 सालों में 3 साल गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और 2 साल में बहुत ही कम रिटर्न दिया। तो मेरे हिसाब से गोल्ड इज ए टेक्टिकली एक अगले 1-2-3 साल में अच्छा, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। लेकिन इसको प्ले आप या तो गोल्ड ETF के थ्रू कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा मल्टी एसेट फंड के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और जहाँ तक सेक्टोरल की बात आई है, तो मेरा अनुमान है कि एक आम इन्वेस्टर को सेक्टोरल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। हम बात करके उसका अट्रैक्टिवनेस बता सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम बोलते हैं कि IT अच्छा रहेगा, चाहे फार्मा अच्छा रहेगा, चाहे बैंकिंग अच्छा रहेगा। लेट्स अज्यूम, मेरे को भी कन्विक्शन फार्मा के अंदर बहुत अच्छा है, लेट्स अज्यूम कि हम बोलते हैं कि फार्मा बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पोर्टफोलियो कितना % फार्मा के अंदर डाल देंगे एक सेक्टर के अंदर? 8%, 10%? वो तो आपको वैसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर वैसे उतना अलोकेशन मिल जाएगा, तो क्यों ये तकलीफ के दौर से निकले? क्योंकि सेक्टोरल फंड में जितनी एंट्री इंपॉर्टेंट है उतनी आपका एग्जिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इनमें पार्टिसिपेट करें तो मेरे हिसाब से ठीक बात, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और शो के अंत में फिरोज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, इक्विटी और डेट दोनों में निवेश के कहाँ मौके, आपकी फंड्स रिकमेंडेशन? आई थिंक मेरे हिसाब से एक्विटी में ज़्यादा झुकाव, 5 इयर्स के ज़्यादा पैसे हों तो ऑफकोर्स 70-80% एक्विटी में, एज लॉन्ग एज आप ये मान के चलें कि हर साल मार्केट पीक के स्तरों से ट्रफ तक 14-15% की गिरावट हर साल दिखाती है नॉर्मल साल में। अगर ये आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद चेक काट सकते हैं, तो आपको 80% एक्विटी रखनी चाहिए, तभी जाके आप महंगाई मात दे पाएंगे। वरना लोगों की जो एक्विटी एलोकेशंस हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में 10% से कम है। तो 70-80% एक्विटी बोल रहा हूँ, एटलीस्ट हिम्मत करके 50% तक तो पहुंचे ऑन द ओवरऑल वेल्थ। उसमें फंड्स की SBI लार्ज एंड मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI फोकस्ड एक्विटी, क्वांट एक्टिव, आदित्य बिरला स्मॉल कैप एंड SBI कॉन्ट्रा, अगर ये 6 के 6 फंड अगर आप खरीद पाएं तो इसमें 55% की आपको लार्ज कैप मिलेगी, 15-17% की मिड कैप और ऑलमोस्ट अबाउट 27% की स्मॉल कैप। ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम्स हैं, बट इनको सबको साथ में खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें से 1-2 तो खराब निकलती हैं, बट आप 6 खरीदेंगे तब जाके एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। अगर आपके पास 3,000 हो तो 500 रुपए की SIP भी जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने पूरी तरह से एक पोर्टफोलियो को संवारने का एक मंत्र हमने आज के 2 एक्सपर्ट से समझा। सेक्टर स्पेसिफिक, फंड स्पेसिफिक, बाजार में कौन से फैक्टर्स चलने वाले आने वाले समय में, इस पर हमसे चर्चा करने के लिए विजय मंत्री जी, फिरोज अजीज, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी बिजनेस।